बांग्लादेश वह नहीं जिसे जयप्रकाश नारायण ने एक संभावना के रूप में देखा था। इतिहास के पन्नों में हमें जयप्रकाश का वह पत्र दबा मिलता है जो पटना से लिखा गया और जिस पर 31 जनवरी 1932 की तारीख पड़ी है। यह पत्र बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान को लिखा गया है। अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाकर बांग्लादेश ने फुर्सत पा ली। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारतीय प्रधानमंत्री को मुख्य मेहमान बनाकर अपनी राजनीतिक राह आसान करने की कोशिश की, तो भारतीय प्रधानमंत्री ने हमेशा की तरह इस मौके से भी अपने लिए राजनीतिक फायदे की आखिरी बूंद तक निचोड़ लेने की पूरी कोशिश की। उन्होंने खुद को बांग्लादेश की आज़ादी का सिपाही भी घोषित कर लिया और उस भूमिका में अपनी जेल यात्रा का विवरण भी दे दिया। जबकि सच तो यह है कि उनकी पार्टी के उस कार्यक्रम में उन जैसे सैकड़ों जनसंघी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। और यह भी तथ्य है कि जब शायद ही कोई विपक्षी दल था कि जिसने सरकार के विरोध में वैसे कार्यक्रम न किए हों और गिरफ्तारी न दी हो। लेकिन इतिहास बताता है कि 50वीं वर्षगांठ के इस ऐतिहासिक मौके पर बांग्लादेश व भारत दोनों ने जाने अनजाने में बला की ऐतिहासिक निरक्षरता का परिचय दिया। 2015 में शेख हसीना की सरकार ने एक बड़ा चमकीला आयोजन किया था और उन सबको बांग्लादेश लिबरेशन अवार्ड से सम्मानित किया था, जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में उल्लेखनीय भूमिका अदा की थी। ऐसे लोगों में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, लेकिन तब वे इतने बीमार थे कि वे ढाका नहीं जा सकते थे। उनकी तरफ से यह सम्मान ग्रहण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका पहुंचे थे। मुक्ति संग्राम के सहयोगी सिपाही के रूप में नहीं, किसी अनुपस्थित की जगह भरने गए थे। उस समारोह में एक और भारतीय सम्मानित किया गया था, जिसे बंगबंधु शेख मुजीब की प्रधानमंत्री बेटी शेख हसीना भले भूल जाए और भारत के प्रधानमंत्री आत्ममुग्धता से भले बाहर न निकल सकें, लेकिन इतिहास तो जानता है कि पहले दिन से ही बांग्लादेश के संघर्ष को सही संदर्भ में समझने, उसे देश दुनिया को समझाने और उसके लिए देश दुनिया की अंतरात्मा को झकझोरने का अनथक काम किसी एक व्यक्ति ने किया था, तो उसका नाम जयप्रकाश नारायण था। 50वीं वर्षगांठ के समारोह में किसी ने गलती से भी उस जयप्रकाश को याद न करके अपनी छिछली ऐतिहासिक समझ का परिचय दिया। जयप्रकाश के पास ना कोई सत्ता की कुर्सी थी, ना सत्ता पर दावा करने वाली कोई पार्टी थी और ना ही कोई एजेंडा था पर्दे के पीछे काम करने का। वे लोकतंत्र की आराधना करने वाले एक ऐसे नागरिक थे जिसने ताउम्र संसार के किसी कोने से उठने वाली लोकतांत्रिक आकांक्षा को हमेशा स्वर दिया और समर्थन भी। देश विभाजन का अंत तक खुला विरोध करने वाले गिने चुने नामों में जयप्रकाश का नाम आता है। उन्होंने पाकिस्तान की परिकल्पना का कभी भी स्वागत समर्थन नहीं किया। सांप्रदायिक राजनीति के कट्टर विरोधियों की किसी भी सूची में उनका नाम दर्ज होगा ही। लेकिन वही जयप्रकाश आज़ादी के तुरंत बाद से ही भारत पाकिस्तान के बीच संवाद की पहल करने और उसके लिए नागरिक मंच बनाने वालों में हम सब में से सबसे आगे खड़े मिलते हैं। आज़ादी के तुरंत बाद शांति सद्भावना के लिए प्रयास करने वालों का एक नागरिक प्रतिनिधि मंडल लेकर पाकिस्तान जाने वाले पहले भारतीय नेता जयप्रकाश ही थे। सैनिक बगावत से सत्ता हड़पने वाले पाकिस्तानी जनरल अयूब खान ने जब बुनियादी लोकतंत्र के नाम से एक प्रयोग की बात की, तब गलतफहमी का खतरा उठाकर भी जयप्रकाश ने उसे सराहा। गलतफहमी होनी थी, हुई और उन्हें तीखी आलोचना का शिकार भी होना पड़ा, लेकिन वे समझाते रहे कि मेरा समर्थन अयूब खान की तानाशाही को नहीं, बल्कि लोकतंत्र के उनके प्रयोग को है। दोनों दो अलग बातें हैं। राजनीति का संकीर्ण मतलब करने व समझने वालों को ऐसे जयप्रकाश को पचाना मुश्किल हमेशा से रहा। संघ परिवार के लिए तो जयप्रकाश हमेशा ही एक अबूझ पहेली बने रहे। नरेंद्र मोदी जिस दल के सदस्य हैं व जिसकी तरफ से प्रधानमंत्री हैं, उसने जयप्रकाश को देशद्रोही भी कहा था और उन्हें फांसी देने की मांग भी की थी। इतिहास में ऐसी कितनी ही गालियां सुनने को मिलेंगी जिनमें नासमझों की फौज कवायद करती दिखाई देती है। 1971 में जब पाकिस्तान के आम चुनाव का नतीजा सामने आया
और शेख मुजीब की आवामी लीग ने पूर्व पाकिस्तान की 169 सीटों में से 167 सीटें जीतकर पश्चिम पाकिस्तान की दादागिरी को सीधे जमीन पर ला पटका था, तब जयप्रकाश ही थे जिन्होंने इसका सही संदर्भ समझा था और इसकी हर खुलती परत पर नजर रखी थी। वे इससे पहले से पाकिस्तान के भीतर उठ रही परिवर्तन की लहरों को देख रहे थे और समझा रहे थे कि हमें इन संकेतों के आधार पर अपनी नीतियां बनानी चाहिए। शेख मुजीब और जयप्रकाश एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। दोनों आज़ादी की लड़ाई के दिनों से एक दूसरे को जानते थे, भले ही सीधे परिचित ना हों और अलग अलग रास्तों के राही हों। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के मुजीब संपूर्ण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। सत्ता से पश्चिमी पाकिस्तान का एकाधिकार टूटे यह जयप्रकाश के लिए पाकिस्तान की राजनीति का आंतरिक मामला नहीं, लोकतंत्र के विकास का संकेत था। इसलिए फौजी तानाशाह याहिया खान व तिकड़मी राजनीतिक जुल्फिकार अली भुट्टो की जोड़ी ने मिलकर जब शेख मुजीब को उनके इस अधिकार से वंचित करने की चालें शुरू की तो जयप्रकाश सावधान हो गए। तब वे देश दुनिया से प्रायः कटे बिहार के ठेठ ग्रामीण क्षेत्र मुसहरी में ग्राम स्वराज्य का प्रयोग करने बैठे हुए थे। लेकिन एक सावधान समाज विज्ञानी होने के नाते वे हर नई हलचल पर नजर रखते थे। शेख मुजीब को प्रधानमंत्री बनने से रोकने की हर तिकड़म करने के बाद पश्चिम पाकिस्तान ने पूर्व पाकिस्तान पर बाजाप्ता हमला ही बोल दिया। फौजी दमन का ऐसा नृशंस दौर शुरू हुआ कि जिसकी तब भी और आज भी कल्पना कठिन है। मुसहरी की अपनी झोपड़ी के अंधेरे में ट्रांजिस्टर से वहां की खबरें सुनते जयप्रकाश की पत्तों की तरह कांपते और विह्वल होते। जयप्रकाश ने बांग्लादेश संकट के एकदम शुरुआती दौर में ही अपने संपर्कों से दिल्ली को खबर भिजवाई थी कि भारत सरकार को पूर्वी पाकिस्तान की घटनाओं की तरफ से चुप नहीं रहना चाहिए और ना ही उदासीन होना चाहिए। लेकिन दिल्ली की हवा पानी का ही दोष है, शायद कि वह तब भी और आज भी ऊंचा ही सुनती है। जब किसी ने जयप्रकाश से कहा कि यह सब राजनीतिक बातें राजनीतिज्ञों के लिए ही छोड़ देनी चाहिए, तब बहुत दर्द से वे बोले थे, मैं क्या करूं? उनकी चीखें मेरे कानों में गूंजती हैं। पाकिस्तान संभले, दमन बंद करे व अपना देश संभाले, ऐसा कहते हुए वे पाकिस्तान को सावधान भी कर रहे थे कि ऐसा करने का वक्त बीतता जा रहा है। बांग्लादेश की स्वतंत्र भूमिका बनती जा रही है। इंदिरा गांधी अब समझ रही थी कि जयप्रकाश की भूमिका देश दुनिया में लोक आकांक्षा बन गई है। उन्हें यह भी पता चला कि गांधी परिवार से प्रभावित कई विदेशी समाजशास्त्री अपने मित्र जयप्रकाश को बांग्लादेश के संदर्भ में उनकी भूमिका समझाने के लिए अपने देश में आमंत्रित कर रहे हैं। इंदिरा जी को सलाह दी गई कि भारत सरकार जयप्रकाश को भारत का पक्ष समझाने के लिए अपना दूत बनाकर भेजे तो वे एक रचनात्मक भूमिका अदा कर सकते हैं। जयप्रकाश ने अपनी स्थिति स्पष्ट की, मैं भारत सरकार की हर संभव मदद करने को तैयार हूं, लेकिन उसका दूत या प्रतिनिधि बनकर नहीं। मेरी भूमिका और सरकार की भूमिका अलग अलग है, फिर भी बांग्लादेश को मान्यता देने की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका बने या हम दोनों चाहते हैं। मैं अपनी निजी हैसियत से ही जाऊंगा, लेकिन सरकार के लिए सुविधाजनक जमीन बनाने का काम करूंगा। इंदिरा जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और यह सुविधा भी बना दी कि जयप्रकाश जहां भी जाएंगे वहां का भारतीय दूतावास हर तरह की अनुकूलता बनाने में उनकी मदद करेगा। जयप्रकाश का स्वास्थ्य ऐसा नहीं था कि वे ऐसी जटिल कूटनीतिक मुहिम पर निकलते, लेकिन अभी मरे नहीं। जब इंदिरा जी का यश आसमान पर था तब जयप्रकाश ने उनकी भूरी प्रशंसा की, लेकिन यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए कि पाकिस्तान के फौजी शासन को भोंडी कूटनीति और पश्चिम की खोखली हेकड़ी के कारण अटक कर चलने वाली इंदिरा गांधी को सफलता मिल तो गई, लेकिन यह बाजी उल्टी भी पड़ सकती थी और बांग्लादेश का जनउभार कुचला जा सकता था। जयप्रकाश ने देश विदेश में जैसी हवा बनाई, उससे इस विफलता के बचने में बहुत मदद मिली। शेख मुजीब ने जयप्रकाश की इस भूमिका को पहचाना और जब वे अपनी अज्ञात कैद से निकलकर ढाका जाने के लिए लंदन से मुजीब दिल्ली पहुंचे तो भी उन्होंने जयप्रकाश को याद किया। ढाका की अपनी विजय सभा में मुजीब चाहते थे कि जयप्रकाश भी मौजूद रहें, लेकिन दिल्ली ने इसे भी हतोत्साहित किया। संघर्ष के दिनों में आवामी लीग के जिन शीर्ष नेताओं से लगातार विचार विमर्श चलता था,
वे अब जयप्रकाश के पास आने से हिचकने लगे। आगे का इतिहास बताता है कि बांग्लादेश बनने के साथ ही इंदिरा जी का भी और बंगबंधु का भी काम पूरा हो गया, लेकिन बांग्लादेश बन जाने और शेख साहब के प्रधानमंत्री बन जाने से जयप्रकाश का काम पूरा नहीं हुआ। अब ना जयप्रकाश है, ना शेख मुजीब और ना ही इंदिरा जी। वह बांग्लादेश भी नहीं है जिसे जयप्रकाश ने एक संभावना के रूप में देखा था। आज तमाम देशों की भीड़ में बांग्लादेश भी शरीक और तमाम भेड़िया धसान शासकों की भीड़ में उसकी भी अपनी जगह है। लेकिन आज बांग्लादेश किसी संभावना का नाम नहीं है। वह संभावना क्या थी, कैसे बनी और क्यों खो गई, यह जानना जरूरी इसलिए हो जाता है कि इतिहास इसी तरह वर्तमान को रचता है। ये सब बातें जयप्रकाश की भूमिका का गुणगान करने के लिए नहीं की जा रही हैं और ना ही इसलिए कि समाज में जयप्रकाश के अस्तित्व को भूल जाने का खतरा मंडरा रहा है। खतरा यह है कि कहीं हम अपने इतिहास को भूल ना जाएं। बांग्लादेश को और हमें भी अपना इतिहास बार बार पढ़ने की और उसे साफ साफ समझने की ज़रूरत है। जो अपना इतिहास भूल जाते हैं वो वर्तमान को न समझ पाते हैं, न बना पाते हैं। हम सब इसी त्रासदी से गुजर रहे हैं।